हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चे, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिरी तक मन लगा के ज़रूर पढ़िएगा। और बच्चे, अगर आप दिल लगा के पढ़ते हैं और साथ साथ में देखते देखते नोट्स बनाते जाते हैं तो बता रहा हूँ मैं, ये केमिस्ट्री आपके लिए चुटकियों का खेल होने वाली है। फिलहाल बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई सबसे पहले टॉपिक का, जैसे कि नाम है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। इक्वेशंस भी साथ में देखेंगे, लेकिन पहले बात आई, सर केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। बच्चे, आप लोगों को पढ़ रखा है 8th क्लास से 9th क्लास में, काफ़ी सारे आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो देखो क्या होता है, जब भी कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में अगर एक दूसरे से रिएक्ट करके कोई नए तरीके के सब्सटेंसेस बनाते हैं, ऐसे किसी भी प्रोसेस को, रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। When two or more substances react with each other to form new compounds with new properties is called chemical reaction. Simply, जैसे अगर आपने किसी एक पेपर को बर्न किया, बच्चे पेपर को बर्न किया, बर्न करने से हीट निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके साथ साथ दूसरी गैसेस निकलती हैं। तो आप देखिए, पेपर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। पेपर में अलग कंपाउंड्स थे, जबकि उसे जलाने पर नई चीजें बनी, गैस बनी, CO2 बनी, SO2 बनी। तो क्या CO2 पेपर के अंदर CO2 थी? नहीं थी, लेकिन जलाया तो नई तरीके के सब्सटेंसेस बन गए। तो दिस इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 9th क्लास में आपने पढ़ा था केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे यही जो केमिकल चेंजेस पढ़े थे, उसी को यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। जैसे अगर पेपर है, पेपर को फाड़ दें तो फाड़ देने से कोई नई चीज नहीं बनेगी, वही की वही रहेगी। पेपर था, पेपर ही रहेगा, न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है प्यारे, तो बात आई, नोट कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड and the substances which take part in the chemical reaction are called reactants, and the new substances thus formed as a result of chemical reaction are called products। प्यारे, जो भी मेरे ये लेक्चर्स होते हैं, या अभी की बात करें, जो भी मेरा ये पूरा लेक्चर चलेगा, साथ साथ में मैं पूरे नोट्स भी देता हूँ आपको। कैसे? वो थोड़ी सी मेहनत करके आपको लिखते जाना है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बोर्ड पे भी आ रहा है, आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, या फिर पूरा का पूरा लेक्चर एक बार में देख लीजिए, समझ लीजिए कंटिन्यूएशन में, उसके बाद फिर से देख के अपने पॉज कर करके नोट्स बनाते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं, और कोशिश रहेगी कि आखिरी में मैं आपको इसके PDF की फॉर्म में नोट्स अवेलेबल कराऊं। कैसे? वो लेक्चर के आखिरी में बताया जाएगा। फिलहाल बात आई कि सर जी कोई एग्जाम्पल दीजिए केमिकल रिएक्शन का। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। अगर हम मैग्नीशियम ले लें, बच्चे मैग्नीशियम का रिबन होता है, अभी आगे दिखाने वाला हूँ। मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, मेटल है, उसको अगर हम जलाएंगे तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलेगा और बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, जिसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बनाया जाए बच्चे, उसका लेक्चर मैंने आपको अलग से दिया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाए जाएं उसकी पूरी डिटेलिंग करी है बहुत ही प्यार से। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले
वो लेक्चर देख लीजिए, ताकि जब आगे जहां पर भी हमारे पास फॉर्मूले आए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो आप ये ना सोचें ये फॉर्मूला कहां से आ गया। फॉर्मूला आपको अगर बनाना आता है तो चुटकियों में आप सारे फॉर्मूले ऐसे ही समझ जाएंगे, अच्छा इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये कहां से आया। तो जल्दी से जाइए और फॉर्मूला हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स की एक लेक्चर है, उसको जाके देखिए, फिर ये देखिएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, नई चीज बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक बात है बच्चे, यहां बोल रहे हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। कहने का मतलब ये, यहां पे जब मैग्नीशियम था, यहाँ ऑक्सीजन था रिएक्टेंट में, ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करे और कोई नई एलिमेंट बन गई, जैसे मैग्नीशियम से एल्युमिनियम बन गया, मैग्नीशियम से गोल्ड बन गया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बन गई, ऐसा नहीं है। एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ एलिमेंट क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रीअरेंज करके, एक दूसरे से कंबाइन करके, या एक जना दूसरे जने से रिएक्ट करके नए कॉम्बिनेशंस बना लेता है, लेकिन एलिमेंट वही रहता है। Mg था Mg रहा, O था O रहा, 2 Mg थे 2 Mg रहे, 2 O थे 2 O रहे। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास O भी होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी बात हम आगे बैलेंसिंग में करने वाले हैं। फिलहाल अभी सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो आप समझे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे बच्चे अभी मैंने आपको बताया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कब होगा, जब यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, तो बर्न करने से बच्चे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपको मैं बता रहा था मैग्नीशियम का रिबन होता है प्यारे, एक रिबन की तरह सिल्वरिश कलर का मैग्नीशियम का रिबन होता है। उसको जब हम जलाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, बहुत तेजी से जलने लगता है, वाइट कलर की डेजलिंग लाइट निकलती है, उससे बहुत ही चमकती हुई लाइट निकलती है, और उसके साथ साथ उसके जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने लगता है। कैसा होता है दिखने में, देखिए ये मैग्नीशियम का रिबन लिया था, ये रिबन है, देखिए कैसी वाइट डेजलिंग लाइट से जल रहा है। नाम याद कर लो, मैग्नीशियम बर्न्स विद वाइट डेजलिंग लाइट। ठीक है, तो देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है, ये जल जल के नीचे गिरता रहता है। क्या चीज बनती रहती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ठीक है प्यारे, एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या वाइवा में पूछा जाएगा कि जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो लैब में मैग्नीशियम का रिबन रखा होता है, ये नहीं कि रिबन निकाला और आग लगाई और करना शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट। प्यारे रिबन निकाल के ना, रिबन को ना सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, रेगमाल से घिसना पड़ता है। पूछा जाएगा क्यों घिसना पड़ता है भैया, तो प्यारे इसलिए घिसना पड़ता है क्योंकि जो मैग्नीशियम का वायर लैब में रखा होता है वो एयर के कांटेक्ट में आके हल्के हल्के ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से ऑक्सीड रिएक्ट करके, जिसकी वजह से ऊपर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम गई है उसे छुटाने के लिए उसे सैंड पेपर से रगड़ते हैं ताकि ऊपर की लेयर हट जाए और फ्रेश मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जो जम जाती है वो हट जाए और फ्रेश मैग्नीशियम हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है प्यारे, चलिए बात करते हैं आगे कि सर कुछ और एग्जाम्पल्स दीजिए। सर मज़े नहीं आ रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स। मज़े तो आएंगे अभी और आगे, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे। देखिए प्यारे कितना आसान चैप्टर होने वाला है ये आपके लिए। क्या बोल रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे बेटा फॉर्मेशन ऑफ, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया, दही बनता है मिल्क से, या फिर कुकिंग ऑफ फूड पका रहे हैं भैया, या फिर कैंडल जल रही है, या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो रहा है, या रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, कर्ड बन रहा है मिल्क से, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो रही है, ग्रेप्स को सड़ा के वाइन वगैरह बनाई जाती है ना, या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारी ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम रेस्पायर कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। बोले अरे सर ये बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे है सर केमिकल रिएक्शन? भैया कैंडल जब जलती है तो आप देखते हैं कैंडल में वैक्स होता है, लेकिन जब वो जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और अदर गैसेस निकलती हैं, तो एक वैक्स से कुछ नई चीज़ बन रही है, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे
ये मत कह देना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैंडल जल के जब हम जलाते हैं सर वो तो फिजिकल चेंज होता है सर, वो पहले सॉलिड स्टेट में होती है सर, वो पिघल के लिक्विड स्टेट में नीचे गिरने लगती है। अरे भैया वो तो गर्म होने से पिघलती है, वो फिजिकल चेंज साथ में हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेन प्रोसेस पे आओ, जलाया गया है तो फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी होता है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी भैया एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही तो है। आप देखिए जब राइपनिंग का मतलब फ्रूट्स पकते हैं, पेड़ पे लग के चाहे पकें चाहे अलग से रखे हुए पकें, आप देखिए ज़मीन से जो ट्रीज़ होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ज़मीन से पानी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कई सारी चीज़ें ज़मीन से लेते हैं रूट्स के थ्रू, और वो जब फ्रूट तक पहुंचती हैं तो फ्रूट में मिठास आती है, या खट्टे फ्रूट हैं तो उसमें एसिड आता है, तो नई तरीके के सब्सटेंसेस बनने लगते हैं। छोटे फ्रूट से बड़ा फ्रूट होने लगता है, तो वो कहाँ से आता है? जूस जो है उसमें कहाँ से आता है? क्या ज़मीन में जूस है जो पेड़ ज़मीन से लेके उसमें जूस भर रहा है कि इधर पंप लगा के भर रहा है? नहीं, जूस उसमें बनता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो एक तरीके का ये केमिकल प्रोसेस ही है। ऑब्वियसली रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ये सब केमिकल रिएक्शन है। रेस्पायर जब हम करते हैं तो बच्चे हम जो फूड खाते हैं उससे जब ऑक्सीजन जाके मिलती है रेस्पायर करने से, तो वो फूड डिकम्पोज होता है, जिससे एनर्जी बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वगैरह वगैरह बायो की चीज़ें, नई चीज़ें बनती हैं जिससे हम अपने हाथ पैर चला पाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल प्रोसेस। रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर करने देखिए ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अरे रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है, तो केमिकल प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होता है। ठीक है प्यारे, चलिए बात करते हैं आगे। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एक प्रोसेस हुआ है वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? सर आपने ये तो बता दिया कि नए सब्सटेंसेस बनेंगे तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे, लेकिन एक बीकर में एक कंपाउंड था, उसमें दूसरा कंपाउंड डाल दिया, उसमें नए कंपाउंड्स बने कि नहीं बने वो कैसे पता चलेगा? सर उस पर लिख के थोड़ी आएगा लो मैं नई चीज़ बन गई। सर कैसे पता चलेगा कि नए कंपाउंड्स बने हैं? तो बेटा क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो चेंज होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो फीचर्स में जब चेंज आता है और हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया देखो इसमें ये चीज़ चेंज हो गई, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। कहने का मतलब ये कि देखिए द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स in a chemical reaction is often accompanied by some features which can be observed easily। फीचर्स में चेंज होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यही जो फीचर्स होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करके कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, इन्हीं फीचर्स को कहा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आज का मेन टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फीचर्स चेंज हो सकते हैं? वो हैं 5 फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें या तो गैस निकलेगी, या प्रेसिपिटेट बनेगा, या कलर में चेंज आएगा, या टेम्परेचर में चेंज आएगा, या फिर स्टेट में चेंज आएगा। इनमें से कोई भी एक चेंज अगर आता है, गैस बनती है तो हम कहेंगे अरे भैया अच्छा अगर गैस बन रही है इसका मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। इन सबको डिटेल्स में हमें पढ़ना है। तो कई रिएक्शन में सिर्फ एक ही चेंज हो सकता है, कई रिएक्शन में 2 चेंजेस भी हो सकते हैं, 3 चेंजेस को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो चलिए इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं, एक एक की एग्जाम्पल्स के साथ डिटेलिंग की। सर कुछ एग्जाम्पल्स बताइए जहां इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलती है, वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, इसका आगे हम शुरू करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले बात आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस की। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे, ये कॉपी में नोट कर लीजिए। 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप ये लिख देंगे। अब इसका इंडिविजुअली क्या क्या मतलब है वो समझाने वाला हूँ कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, शायद आपने सुना ना हो। फिलहाल सारे रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें
दो सब्सटेंसेस को या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को रिएक्ट करें तो उससे गैस निकलने लगे। तो देखिए बच्चे, एग्जाम्पल है सबसे पहले, जैसे अगर आप जिंक के ग्रैन्यूल्स, जिंक के टुकड़े लेते हैं छोटे छोटे, उन जिंक के टुकड़ों को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक का सिंबल होता है Zn, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क में हमने जिंक के पीसेस डाल के उसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो दोनों बेटा आपस में रिएक्ट करने लगते हैं। क्या होता है, इससे नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ये जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस तो अलग हो जाती है और जिंक खुद SO4 के साथ जाके लग जाता है और बन जाता है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा वो हमने लास्ट लेक्चर, जिसका लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्मूला बनाना सिखाया। जिंक सल्फेट, जिंक का साइन होता है, वैलेंसी होती है 2+, सल्फेट की 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अगर पहले कट रहा है तो काट देंगे, 1 1 से कट, 2 1 जा कट गया, फॉर्मूला हो गया ZnSO4। इस तरीके से आप देखिए, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये गैस की फॉर्म में बन रही है, तो हम ब्रैकेट में इसके G लिख देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस। यहाँ सॉलिड है, जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में होता है। बोले सर ये एक्वस क्या होता है जो आप AQ लिख रहे हो? तो ध्यान कर लो बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो पानी में मिली हुई होती है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा का मतलब खुद पानी होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन यानी जिस सॉल्यूशन में पानी हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पानी तो होता ही होता है बेटा, पानी होगा तभी इसमें आयंस होंगे, तभी रिएक्शन होगा। तो जहां जहां पानी साथ में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, उसमें हम ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे। इसकी डिटेलिंग अगले लेक्चर में होने वाली है। फिलहाल अभी नहीं लिखना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, स्टेट्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें बनती है हाइड्रोजन गैस। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से टेस्ट ट्यूब ली गई है, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है पहले से और जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं। तो आप देखिए ये जिंक के ग्रेन्यूल जब इससे रिएक्ट करेंगे तो गैस बनेगी, जो कैसे दिखेगी, यहाँ इस तरीके से बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि गैस के बबल्स निकलेंगे। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में बबल्स निकलते हैं जब हम उसे खोलते हैं, ऐसी बबल्स इससे निकलेंगे। यहाँ से गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस, जो इस पाइप के थ्रू यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, यहाँ हमने एक दूसरा बीकर में हमने पानी ले रखा है, पानी में ये डिलीवरी ट्यूब डुबा रखी है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ आएगी तो इसके बबल्स के थ्रू यहाँ इस तरीके से निकलेगी। और प्यारे, अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इफ यू वांट टू टेस्ट कि वो गैस हाइड्रोजन गैस ही है या नहीं, तो हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाउ टू चेक दैट वेदर द गैस इज हाइड्रोजन और नॉट। हाइड्रोजन गैस की एक पिक्यूलियर स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ हाइड्रोजन गैस दिखाती है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। क्या? हाइड्रोजन गैस, नोट कर लो, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जब भी हाइड्रोजन गैस जलेगी तो जलते समय जैसे ही उसमें आग पकड़ेगी उस समय इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, वो आप खोलते हो बोतल ओपनर से तो एकदम पक आवाज आती है बेटा, ऐसे ही इसमें पॉप की साउंड प्रोड्यूस होती है। जो यहाँ से बबल्स निकल रहे होंगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे सोप का सॉल्यूशन अगर ले लो तो यहाँ पे सोप के बबल्स बनने लगेंगे, ऊपर झाग झाग इकट्ठे होने लगेंगे, और उसके ऊपर अगर आप जलती हुई माचिस की तीली ले जाओगे तो पटाक पटाक पॉप पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, जिससे प्रूफ होगा कि भैया यहाँ जो गैस निकल रही थी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए सर फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो प्यारे एक एग्जाम्पल आपके सामने और है, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम का सिंबल होता है Na, जैसे जिंक को
सल्फ्यूरिक एसिड से किया था, सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वहाँ जैसे जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया था, ऐसी सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है। इस तरीके के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जो इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे होता है रिएक्शन। अभी आप रिएक्शन याद करने की कोशिश ना करिएगा, हो पा रहा है रिएक्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो पा रहा है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर में आगे पढ़ते पढ़ते ये जब चीज़ें सब डिटेल में हम करेंगे तो प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा ये बताना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसलिए घबराइए मत कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे सर, ये कैसे याद रखें। फिलहाल अभी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा तो सोडियम क्लोरीन के साथ जाके चिपक जाएगा और बन जाएगा सोडियम। सोडियम क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl। और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, जहां H नहीं लिखोगे प्यारे, हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H नहीं H2 होता है, तो ये दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बोले अरे सर यहाँ एक हाइड्रोजन थी, वहां दो हाइड्रोजन कहाँ से टपक पड़ी? बिल्कुल सही बात, यही बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि सब्सटेंसेस अपने आप क्रिएट नहीं हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे, जो जितना है उतना ही रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर यहाँ दो बने हैं तो यहाँ पर भी दो होने चाहिए, तभी दो के दो वहाँ बन पाएंगे। इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है कि अगर इधर दो हैं तो इधर भी दो दिखाने पड़ेंगे, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिसोबे हो जाएगा। तो इसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंसिंग के लिए कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के आगे यहाँ नंबर लगाते हैं, कुछ नीचे नहीं, ऊपर बाहर की तरफ लिखते हैं ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो ऐसा करने पे दो हाइड्रोजन तो हो गए, लेकिन जब दो क्लोरीन यहाँ है तो यहाँ एक क्लोरीन, फिर एक क्लोरीन कहाँ गायब हो गया? यहाँ तो दो थे, वहाँ एक कैसे रह गया? नहीं, वहाँ दो के दो ही होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे। अरे यहाँ नहीं लगाना, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज करोगे, NaCl2 थोड़ी ना होता है, नीचे नहीं लगाना, जो भी नंबर लगाओगे इधर लगाओगे। ऐसा करने से 2 Cl हो गए तो 2 Na भी हो गए, तो यहाँ एक Na से 2 Na कर दीजिए। ये होती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसका एक अगला लेक्चर आने वाला है बहुत जल्दी डिटेल में। फिलहाल ये देखिए, ये सोडियम का इस तरीके से मेटल है। इस सोडियम के मेटल को HCl में जब हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, इसके बबल्स बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से इससे इसके बबल्स निकलेंगे, विच कैन बी टेस्टेड, दिस गैस कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग दिस गैस। इट बर्न्स विद अ कैसी साउंड? पॉप साउंड। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। बोले सर तीसरा एग्जाम्पल दीजिए सर। तो देखिए बेटा, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl। अब बोले सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला फिर से वो लेक्चर अगर करा हो तो चुटकियों का खेल। सोडियम का वैलेंसी 1+ होती है, कार्बोनेट की 2-, फॉर्मूला बन गया Na2CO3। Na2CO3 जब बेटा HCl के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है वो अगले चैप्टर में आने वाला है। पानी जिसमें ज़्यादा मिला उसे डाइल्यूट कहते हैं। ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो Na चला जाता है बेटा Cl के साथ, बन जाता है सोडियम क्लोराइड। और कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इससे निकल पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO3 में से CO2 तो उधर चला गया, एक O कहाँ जाएगा? वो H के साथ चला जाता है, बन जाता है H2O। इस तरीके से आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ बनती है, जिसकी वजह से एग्जाम्पल हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस का। यहाँ पे ये सॉलिड सब्सटेंस था, लिक्विड से रिएक्ट करा, बन गए नए सब्सटेंसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ गैस। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप खुद कोशिश करिएगा बैलेंस करने की, नहीं तो बैलेंसिंग का अगला लेक्चर आने वाला है। 2 सोडियम है, 2 सोडियम कर दिए, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन कर दिए, 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 क्लोरीन, 2 H है, 2 H, बाकी सारी चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। ठीक है प्यारे, चलिए तो ये सोडियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता, सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आप देखिए इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गैस निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कोल्ड ड्रिंक की तरह। यहाँ पे एक शब्द यूज होता है क्या? ब्रिस्क एफरवेसेंस। नाम याद रखो क्या? ब्रिस्क एफरवेसेंस, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड।
ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब झाग निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक यहाँ पे कुछ अलग से मैं आपको चीज बता रहा हूं जो बुक में नहीं लिखी है आपकी, कि जैसे हाइड्रोजन को टेस्ट किया था आपने, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऐसे ही अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो उसे कैसे चेक करेंगे कि भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है या नहीं। 8th क्लास में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वी विल पास द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स मिल्की। हाँ जी, अगर लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। यही इसका टेस्ट है कि लाइम वाटर लाओगे, जो भी गैस टेस्ट करनी है वो गैस आप पास करोगे लाइम वाटर से, अगर वो मिल्की हो जाता है इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। बोले सर अच्छा लाइम वाटर क्या होता है सर, बताना जरा लाइम वाटर क्या होता है। तो आधे बच्चे कह रहे हैं, आधे नहीं लगभग पूरे 10% बच्चों को छोड़ के कह रहे हैं कि सर लाइम वाटर, अच्छा सर लाइम नींबू पानी, अरे सर लाइम वाटर मतलब नींबू पानी होता है सर, नींबू पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। अरे नहीं प्यारे, नींबू पानी मत ले लेना, लाइम वाटर इज नॉट नींबू पानी, लेमन वाटर नहीं बोला है, लाइम वाटर बोला है। मैक्सिमम बच्चे यही समझते हैं लाइम वाटर मतलब नींबू पानी। मैं भी बचपन में यही समझता था, शायद मुझे किसी ने बताया नहीं, वरना बचपन की चीज़ अब समझ में नहीं आती, पहले ही आ चुकी होती। प्यारे लाइम वाटर अलग चीज़ होती है। लाइम होता है, अभी आगे बताऊंगा, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना होता है, ये चूना होता है, चूना, ठीक है, इसे बोलते हैं लाइम, CaO, हाँ वही चूना जो पानी में लगाया जाता है। और इसको अगर हम पानी में मिला देते हैं, पानी में अगर हम इसे मिला देते हैं तो इससे बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। लाइम को पानी में मिला दिया, ये बन जाता है लाइम वाटर। लाइम वाटर जो क्या चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर कहा जाता है, चूने के पानी को लाइम वाटर कहा जाता है। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब पास करते हैं प्यारे, तो इससे एक नई चीज बनती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही बेटा वाइट कलर की होने की वजह से पूरे सॉल्यूशन को मिल्की कर देती है। जैसे कि आप देखिए ये लाइम वाटर लिया था जो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है चूने का पानी, लेकिन जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो देखो ये सफेद सफेद हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं मिल्की। तो मिल्कीनेस आ रही है, इसका मतलब जो गैस डाली है इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एक और कंफर्मेटरी टेस्ट ये है कि ये जो लाइम वाटर मिल्की हो गया है, अगर इसमें फिर से अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करें, यानी जो CaCO3 प्लस H2O बन गया है, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग आगे होगी। अगर इसमें हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करें और कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो प्यारे ये बन जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, जिसकी वजह से जो कैसे कलर का होता है, कलरलेस होता है। ये तो मिल्की होने की वजह से सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है, लेकिन इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो टेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, बट व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू दिस मिल्की वाटर देन द मिल्कीनेस डिसअपियर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसके 3 एग्जांपल्स आपने पढ़े। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोले सर प्रेसिपिटेट तो बता दीजिए क्या होता है पहले, फिर पढ़ लेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है बच्चे, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? क्या होता है जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस आपस में मिलते हैं कभी, तो एक नया तरीके का सब्सटेंस बनता है विच इज़ इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो 2 सब्सटेंस के रिएक्ट करने से बनता है और वो उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं हो पाता
वो दिखता है अलग से इनसॉल्युबल सब्सटेंस, या तो नीचे बैठ जाता है या ऊपर तैरने लगता है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। डेफिनेशन नोट करो, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एक्वस, एक्वस मतलब क्लियर सॉल्यूशन, जैसे एक्वस पानी में मिले हुए सॉल्यूशंस होते हैं, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज इनसॉल्युबल। नई ऐसी चीज बन जाए जो इनसॉल्युबल नहीं होगी, जो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो बेटा वो अलग से तैरती रहेगी कि नहीं तैरती रहेगी, ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे देखने में प्रेसिपिटेट कैसा होता है, देखिए इस तरीके से क्लियर सॉल्यूशन है, ऊपर से कोई चीज डाल रहे हैं, ये देखिए अलग से एक ये सब्सटेंस बन रहा है जो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर तैरता रहेगा, अलग अलग कलर का। देखिए नीचे बैठ गया ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, ये इस तरीके से देखिए नीचे बैठता जा रहा है, ये ऊपर तैर रहा है, ये प्रेसिपिटेट होता है जो अलग से दिखाई देता है दो सब्सटेंस के रिएक्ट करने से। बोले सर इसके एग्जांपल्स बता दीजिए, तो भैया एग्जांपल्स भी ले लो। एग्जांपल 1, जैसे पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। उस लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हैं, फॉर्मूले लिखना अभी तक इतनी बार बोलने के बाद भी आपने नहीं किया है, तो भैया अब कर लो अटेंड, बहुत ही काम का रहेगा, मज़े आ जाएंगे। पूरी केमिस्ट्री में काम में आने वाला है वो लेक्चर, फॉर्मूले बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो पता है ये दोनों क्या बनाते हैं प्रोडक्ट्स, वहां लिखा है मैंने, वो छोड़ो, एग्जाम में आ जाएगा तो प्रोडक्ट्स कैसे याद रखोगे प्यारे। सिंपल क्या करो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे पोटेशियम आयोडीन के साथ था, यहाँ लेड नाइट्रेट के साथ था, पोटेशियम को आयोडीन की जगह कर दो नाइट्रेट के साथ, ये बन जाएगा KNO3। ऐसी लेड को कर दो आयोडाइड के साथ, K इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, बन गया लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला PbI2। बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, यहाँ 2 आयोडीन है तो यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे, 2 K हैं यहाँ पे तो 2 K लगाने पड़ेंगे, NO3 यहाँ पे 2 हैं तो NO3 यहाँ पे 2 हैं, बैलेंस हो गई। ये जो लेड आयोडाइड बनता है प्यारे, ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो हम यहाँ लिखेंगे येलो PPT। प्रेसिपिटेट की जी हाँ शॉर्ट फॉर्म होती है PPT, तो ये येलो कलर का बन जाता है। दिखने में ये रिएक्शन कैसा है वो देखते हैं, लेकिन अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो या तो उसके नीचे लिखा जाता है उसके कलर के साथ कि वो येलो PPT है, या फिर इसके आगे काम ये भी कर दिया जा सकता है कि इसके आगे एक डाउनवर्ड एरो लगा दीजिए। डाउनवर्ड एरो शो करता है कि वो प्रेसिपिटेट है। ऐसे ही गैस बन रही है तो अपवर्ड एरो लगा के शो कर सकते हैं कि वो गैस बन रही है, या तो ब्रैकेट में G लिख दीजिए या अपवर्ड एरो लगा दीजिए, ये सिंबल्स हैं। तो बेटा देखने में कैसा रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे हमने लेड आयोडाइड लिया है, ऊपर से पोटेशियम नाइट्रेट डाला जा रहा है, 2 क्लियर सॉल्यूशंस हैं, देखिए कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लेड नाइट्रेट इसमें गिरता जा रहा है, देखिए येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, पूरा येलो कलर का गाढ़ा गाढ़ा प्रेसिपिटेट बन चुका है। किस चीज का? लेड आयोडाइड का। ठीक है प्यारे, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत केमिस्ट्री होती है, कितने अच्छे अच्छे कलर्स बनते हैं। अभी मैं आपको एक बना के भी दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिए आगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, प्रेसिपिटेट बनने का क्या है, बेरियम का, बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4 और बेरियम क्लोराइड का BaCl2। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं प्यारे, तो फिर से प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो देखने के लिए सिंपली आप एक्सचेंज कर दो। यहाँ बेरियम क्लोरीन के साथ था, बेरियम ले जाओ सल्फेट के साथ तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, है ना। सल्फेट यहाँ से हटेगा और हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों आपस में, ये इससे बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस करें तो 2H 2Cl, तो यहाँ पे 2HCl लगा दीजिए, 2H 2Cl हो गए। यहाँ पे जो प्यारे बेरियम सल्फेट बनता है, ये वाइट कलर का
प्रेसिपिटेट होता है वाइट पीपीटी, हम यहाँ लिखेंगे, डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं। कैसा दिखने में, ये आप देख सकते हैं, ये सफेद सफेद कलर का ऊपर प्रेसिपिटेट तैरने लगता है। इन दोनों के रिएक्ट करने से ये दोनों एक्वस होते हैं, कलरलेस होते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन रिएक्ट करने से वाइट पीपीटी बन जाता है। ठीक है प्यारे, नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। फिर हम चल रहे हैं, नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या, चेंज इन कलर। क्या, चेंज इन कलर। पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा आपने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, यानी दो से या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाएं, वो रिएक्ट करें और उनका कलर ही चेंज हो जाए। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन का एक फीचर है, हो सकता है कई रिएक्शंस में। बोले सर एग्जांपल्स दे दीजिए इस चेंज इन कलर के रिएक्शंस के। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आ रहा है आपका एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराते हैं, बड़े कर्रे नाम आ रहे हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चे अब ये नए तरीके के कंपाउंड्स नाम आपको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि 10th में ऐसे और कई नाम आपको सुनाई देंगे। फिलहाल पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है, ये नोट कर लीजिए, जो कि पर्पल कलर का होता है प्यारे, और एसिडिफाइड मतलब उसमें एसिड डाल रखा है, सॉरी पर्पल कलर का नहीं होता है, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, जिसमें एसिड डाल रखा होता है। और अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर पास करते हैं तो उसका ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर हो जाता है। तो एग्जाम्पल है ये चेंज इन कलर का, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस इज पास थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, देन इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। इसकी इक्वेशन हम नहीं लिख रहे हैं, वो थोड़ी आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी आपके सिलेबस के, इसलिए सिर्फ आप ये वर्ड्स में लिखेंगे। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो इसका कलर ऑरेंज से ऐसा ग्रीन हो जाना है। देखिए प्यारे, जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये कैसे बनेगा, एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें ये इस तरीके से ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लिया है एसिडिफाइड, और इसमें से देखिए जब सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर से डालेंगे, देखिए ये एक पाइप डाला और इसमें बबल हो रही है, और आप ऑब्जर्व करते जाइए कि इसके कलर में कैसे चेंज आ रहा है। प्रैक्टिकली एक्चुअल ये वीडियो है जो आपके सामने आ रही है, ये देखिए हल्के हल्के इसका कलर ग्रीन और डार्क ग्रीन होता जा रहा है। कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये कलर जो है डर्टी ग्रीन हो चुका है। आपको आखिरी में ब्लू दिखाई दे रहा था प्यारे, लेकिन वो स्क्रीन पे आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बिल्कुल कलर ग्रीन हो जाएगा, काले से रंग का डर्टी ग्रीन इसे हम कह सकते हैं। ठीक है प्यारे, ये एनिमेशन आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट बात आई, बोले सर इसका दूसरा एग्जाम्पल दीजिए चेंज इन कलर का। तो प्यारे चेंज इन कलर का अलग दूसरा एग्जाम्पल है कि व्हेन सिट्रिक एसिड इज एडेड टू पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। फिर से एक नाम आ गया पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। अगर इसमें हम सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जूसी फ्रूट्स में पाया जाता है, खट्टे जूसी फ्रूट्स में। अगर हम इसमें ये डालेंगे तो इसका खुद कलर पर्पल होता है। पर्पल कलर सिट्रिक एसिड डालने की वजह से खत्म हो जाता है। तो ये एक चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। वहां केमिकल रिएक्शन होती है जिससे नए सब्सटेंसेस बनने की वजह से उसका कलर पर्पल से चेंज होके कुछ और हो जाता है, पर्पल कलर वहां से हट जाता है। बोले सर इसका एग्जाम्पल दिखाइए। तो प्यारे यहाँ पे वीडियो तो है ही है, लेकिन आपके सामने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट आ रहा है। ये देखिए आपके सामने ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपको दिख पा रहा है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने हो रही है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट खुद सॉलिड स्टेट में होता है, जो एक तरीके के ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके कैसे होते हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम ग्रैन्यूल्स को डालेंगे
थोड़े से पानी में थोड़े से ग्रेन्यूल्स, इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में है, इसको हम डाल रहे हैं पानी में। इसका सोल्यूशन बनाएंगे, KMnO4 सोल्यूशन लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट का, सोल्यूशन में डाल रहे हैं। ये देखिए ये गया पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए इसका कलर, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, ये हमने मिक्स कर दिया है। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे कलर बन गया है, प्यारे पर्पल कलर, होली का कलर बन गया है ये। अगर हम इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड, देखिए पर्पल कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है, सिट्रिक एसिड हम इसमें डालेंगे प्यारे, तो क्या बनेगा आपके सामने। सिट्रिक एसिड कहाँ से आए प्यारे, सिट्रिक एसिड लाने के लिए हम ले आए एक नींबू, ठीक है, एक ले आए नींबू। नींबू पानी नहीं बनाना है। ये देखिए इसमें आगे हम सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं और इसके कलर में देखिएगा क्या चेंज आता है। ये पर्पल कलर अभी आपके सामने है, देखिए पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर्पल कलर का क्या होता जाएगा, नींबू काफ़ी सारा डालना पड़ेगा, स्लो रिएक्शन होगा, ये नहीं कि एकदम कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ 1 मिनट 2 मिनट में आपको कलर चेंज होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। ये देखिए इसका कलर क्या होने वाला है, ये आपको यहाँ पे नींबू की और ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ी ताकत लगाइए और इसमें नींबू डालिए, ठीक है। ये देखिए इसको हिलाते हैं, हिलाते हिलाते थोड़ी देर तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे इसका कलर क्या चेंज होगा। वेट फॉर सम टाइम। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, पर्पल कलर तो पूरा गायब हो चुका है और ये पर्पल कलर से आप देखिए हल्का सा येलोइश ब्राउन बन चुका है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हल्का सा ब्राउन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कलर इन चेंज इन कलर सॉरी, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड जो हमने नींबू से लिया था वो डालने से क्या हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर से आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी। तो प्यारे ये आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले कैल्शियम के कोई कंपाउंड्स होते हैं प्यारे, उसको नाम, उसके कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या होते हैं वो पढ़ लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। और मज़े आ रहे हैं, चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं, तो ये तो बनता ही बनता है, जल्दी से कर दो। फिलहाल देखो कैल्शियम के एक है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। प्यारे ये मैंने बताया, इसे हम चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यही चूना होता है, लिख लीजिए चूना, जिसका केमिकल नेम होता है, सॉरी केमिकल नेम ये है, कॉमनली इसे नाम से जाना जाता है लाइम या फिर क्विकलाइम। इसी चूने को हम कहते हैं लाइम या क्विकलाइम। चूने को पानी में डाल देते हैं तो ये बन जाता है चूने का पानी, चूने का पानी, ठीक है। ये लीजिए चूने का पानी, जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं या तो स्लेक्ड लाइम या फिर इसे बोलते हैं लाइम वाटर, जो मैं अभी आपको समझा चुका। ऐसे ही एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको नाम से जाना जाता है लाइमस्टोन। तो सब में लाइम लाइम आ रहा है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपस में कंफ्यूज ना हो, इसलिए नोट कर लीजिए, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। प्यारे जो एग का व्हाइट कलर का शेल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल जो बिछाए जाते हैं जमीन पर, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस चॉक जो होती है बोर्ड पे लिखने वाली, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है प्यारे, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है आपका चेंज इन टेम्परेचर, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पे दो सब्सटेंसेस को या ज्यादा को रिएक्ट करने पर टेम्परेचर में चेंज आ जाए। टेम्परेचर अब या तो बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो टेम्परेचर में जब चेंज आता है तो ऐसे रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए। ऐसे रिएक्शन, जिन रिएक्शन को जब वो प्रोसीड होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो जिसमें बहुत सारी हीट निकलती है यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, द रिएक्शंस इन विच heat is evolved during the reaction, such type of reactions are called exothermic। दो तरीके के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड व्हाट आर endothermic reactions? तो the reactions in which
द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन दिस टाइप, ये भी बताएंगे। और एंडोथर्मिक क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जो आगे बढ़ने के लिए जिन्हें हीट चाहिए हो, जो हीट एब्जॉर्ब करें, एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ें, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नोट कर लीजिए, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स। बोले सर एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक में EX आ रहा है, एक्सो, EX इज रिलेटेड टू एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है निकल जाओ बाहर, एग्जिट, निकल जाओ, क्या निकल जाओ? यहाँ पे हीट, जहां पे हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे आ रहा है एंडो, एंडो मतलब एंडो, एंडोर, एंडोर, अंडर, अंदर, अंदर आ जाए, जो कमरे के अंदर आ जाए, यानी हीट एब्जॉर्ब हो जाए, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कोई सब्सटेंस है A प्लस B, अगर आपस में रिएक्ट करके C बनाया है, साथ में बहुत सारी हीट भी निकली है, मान लें C के साथ D भी बनाए और बहुत सारी हीट निकली है, तो ये दिखाने के लिए कि हीट निकली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए प्रोडक्ट्स में प्लस हीट लिख दिया जाता है। तो कहीं पे भी प्लस हीट लिखा दिखाई दे आपको प्रोडक्ट साइड, तो आप समझ जाना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। हीट की जगह एक ट्राइंगल का साइन भी बना सकते हो, इस ट्राइंगल का मतलब भी हीट होगा, डेल्टा इसे बोलते हैं, इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिन्हें हीट की जरूरत है आगे जाने के लिए, तो अगर उसमें A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करके, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे वहां प्रोडक्ट साइड लिखा है, यहां पे हीट को रिएक्टेंट साइड लिखा जाएगा कि इन दोनों रिएक्टेंट्स को हीट की जरूरत है, तब C प्लस D बनेगा। या फिर एक तरीका इसका और भी है कि ये जो हीट का साइन है, ये हीट एरो के ऊपर लिख रहे हैं अगर, तो भी इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होता है। ठीक है प्यारे। अच्छा, कई बार आपको ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई भी दे सकता है, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है कि A प्लस B गिव्स C प्लस D माइनस हीट। तो बेटा कुछ नहीं, मैथमेटिकली इक्वेशन जैसी होती हैं, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस कर दिया है, ये भी अगर माइनस उधर लिखा है तो ये एंडो हो गई, उधर प्लस लिखा है तो ये एक्सो हो गई। चलिए इसके जल्दी से फटाफट एग्जांपल्स देख लीजिए एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। क्या है एग्जांपल्स? सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बोले रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्विक लाइम होता है लाइम, CaO, चूना। बेटा चूने को अगर पानी में डाल दो ना, चूने के ऊपर पानी डाल दो या चूने को पानी में डाल दो, तो क्या होता है? CaO चूना हो गया, ये लाइम जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं। अगर इसमें पानी डाल दो प्यारे, तो बनने लगता है चूने का पानी, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर बनता है। लेकिन साथ साथ में बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे आपने देखा होगा घर पे वाइट वॉशिंग होती है, दीवारों पे सफ़ेद पुताई होती है वाइट वॉशिंग चूने से, तो आपने देखा है बाल्टी में पानी लेते हैं, पानी में चूना जब डालते हैं, चूने की डेलियां होती हैं डालते हैं, तो कहते हैं भैया दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, क्योंकि चूना पानी से रिएक्ट करने पर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि वो पानी उबलने लगता है, और उबलने से उसकी गरम गरम छींटे बाहर आ सकती हैं, पास में खड़े हुए इंसान को हार्म कर सकती हैं, इसलिए पास से थोड़ा हट जाते हैं। इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक कि पानी को उबाल देता है। जैसे ये एक आप वीडियो देखिए, ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आपको बताया गया है। देखिए ये इस तरीके से चूना लिया, ये देखिए चूने में पानी डाला, ज़रा देखिए कैसे धुआं निकलेगा। अभी और पानी डाल रहे हैं तो धुआं देखिए ज़रा, और अभी तो बिल्कुल उबलने लगेगा, हल्के हल्के धुआं निकल रहा है। अभी देखिए, ये देखिए अभी कैसे ये देखिए कैसे उबलने लगा। वो जो पानी था गर्मी से उबल के इस तरीके से स्टीम बना रहा है, और अभी पटाक पटाक आवाज़ भी आएगी, ध्यान से सुनना। ये देखो ये देखिए। ऑलवेज यूज फेस प्रोटेक्शन, ऐसे नहीं करना है, फेस पे कुछ ना कुछ फेस प्रोटेक्ट करके करना है ताकि इसकी छींटे मुंह पे ना आ जाए, बहुत गर्म हो जाएगा, मुंह जल सकता है, पास में नहीं करना है। ठीक है प्यारे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले एग्जाम्पल पे।
जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में। अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। जिंक को बेटा जब सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर अलग हो जाती है और जिंक सल्फेट बनता है। बेटा दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ साथ में हीट भी निकलती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखिए ये एग्जाम्पल दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो एक सिंगल रिएक्शन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आ सकते हैं। फिलहाल ये एक्सोथर्मिक में एक एग्जाम्पल और प्यारे, अगर किसी भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल का मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कार्बन, कोल, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोल लकड़ी ली है, कोल है, कोल सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। तो कार्बन को अगर बेटा अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जलाते हैं तो हीट तो निकलेगी। कार्बन से क्या, किसी भी फ्यूल को जलाएंगे, ऑल बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, चलिए बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल पर। बच्चे 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एंडोथर्मिक एंडर यानी द रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed by the reactants are called endothermic reaction। एग्जाम्पल है प्यारे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, बेटा यहाँ समझाने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, ये बनती है, बैलेंस करें तो ये, लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्ट सिर्फ तभी करते हैं जब इन्हें हीट दी जाती है। तो यहाँ पे प्लस हीट ऐसे लिख दिया जाएगा। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस। बेटा अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ये एक तरीके का रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए डबल एरो। अमोनिया को अगर हम हीट देते हैं तो यह ब्रेक हो जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। बैलेंस करें तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 लगाएंगे, 3 2 जा 6। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम हीट यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी हीट देते हैं तो ये ब्रेक होके डिकम्पोज होके ये 2 चीजें बनाती है। तीसरा एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है लाइमस्टोन। बेटा लाइमस्टोन को भी अगर हम हीट करते हैं तो इसके हीट करने से ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है प्यारे, चलिए एक और एग्जाम्पल लास्ट देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या है। देखिए बोल रहे हैं कि रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH होल ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराएं प्रोडक्ट क्या बनेंगे? बोले सर हम ऐसे याद नहीं रख पा रहे हैं। अरे याद रखने भी नहीं है, सिंपल एक्सचेंज कर देना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की साथ है, इसकी जगह इसको कर दो क्लोराइड के साथ, ये बन गया बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला BaCl2। फॉर्मूला कैसे आया वो वाला लेक्चर। और ये इसके साथ ले जाओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NH4OH। ये बैलेंस करें तो OH यहाँ पे 2 हैं, तो OH यहाँ पे 1 होने के लिए यहाँ 2 लगा दो। अमोनियम 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दो। क्लोरीन 2 हैं, 2 हो गए। बेरियम 1 है, बैलेंस हो गए। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम यहाँ पे माइनस हीट भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट साइड में लिख सकते हैं माइनस हीट, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिस बीकर में आप ये 2 सब्सटेंसेस मिला रहे होगे, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब करी है तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट दी जाती है। एक्सटर्नल हीट भी दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो अलग से हीट करना पड़ता है उसे, तो वो टूट जाता है। लेकिन कई बार कंपाउंड्स हीट एक्सटर्नली लेने की बजाय अपनी सराउंडिंग से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को अगर हम रिएक्ट कराएंगे एक बीकर में, तो ये दोनों रिएक्ट करने के लिए इन्हें हीट चाहिए। हीट कहाँ से आती है? सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं। जैसे बीकर से ये हीट ले लेंगे और हीट लेके ये बन जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो आप देखेंगे बीकर को छुएंगे तो बीकर आपको ठंडा मिलेगा। तो अगर
किसी बीकर में रिएक्शन अपने आप हो रहा है और बीकर ठंडा हो जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक है, और बीकर गर्म हो जा रहा है तो यानी उससे हीट निकली होगी, वो एक तरीके के एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। बच्चे नॉलेज बूस्टर की बात आ गई है, बुक से हटके कुछ बात आ गई है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेटा क्या होते हैं? एंडोथर्मिक जिसमें हीट दी जाती है ना, सब्सटेंसेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब बेटा हीट तो एक तरीके की एनर्जी है, तो सिर्फ हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को एंडोथर्मिक नाम नहीं दिया गया है। एनर्जी तो 3 फॉर्म में एब्जॉर्ब की जा सकती है रिएक्टेंट से, या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या करंट की फॉर्म में। तो बेटा ये तीनों के तीनों, चाहे हीट की फॉर्म में एनर्जी आए, लाइट की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में, तीनों के तीनों एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। लेकिन अगर वो इन द फॉर्म ऑफ हीट कर रहा है तो उसको सिंपली हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं, प्रोसेस कह देते हैं। और अगर वो लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को तो ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, उसमें लाइट की ज़रूरत होती है, प्लांट्स जो हैं वो लाइट लेते हैं सन से और खाना वगैरह बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये एक तरीके का एंडोथर्मिक है। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। और तीसरा, अगर वो करंट की फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं और उससे कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। लेकिन ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं, जो केमिस्ट्री में आगे चैप्टर में आने वाली है। कि एक बीकर में 2 रॉड्स डालते हैं, एक बैटरी से लगाते हैं, केमिकल चेंज होता है, करंट पास करने से नई चीज़ें बन जाती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन एक तरीके का एंडोथर्मिक है, जिसको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है प्यारे, जल्दी से लास्ट पे आ जाइए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका 5वां, चेंज इन स्टेट। पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन कलर, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, और 5वां चेंज इन स्टेट। यानी सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। अगर नए सब्सटेंसेस चेंज इन स्टेट के साथ बन रहे हैं तो वो एग्जाम्पल होता है चेंज इन स्टेट का। जैसे बेटा कैंडल को अगर हम जलाते हैं प्यारे, तो कैंडल जलती है, वैक्स से गैसेस बन जाती हैं, गैसेस तो बनती हैं, साथ में स्टेट भी चेंज हो रही है, क्योंकि वैक्स था सॉलिड स्टेट में और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं गैसियस स्टेट में। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड भी बन रहा है प्यारे, वो वैक्स जो है जब जलता है तो उससे पानी भी बनता है, तो लिक्विड एंड गैस लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे, चलिए फिलहाल क्या बोले? वैक्स इज सॉलिड, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज लिक्विड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो इससे बन रही है वो गैस है, इसलिए लिक्विड और गैस दोनों में कन्वर्ट होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? ये कैंडल क्या, कोई भी सब्सटेंस अगर आप जलाते हो तो वो चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल होगा, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल होगा। एक बार फिर से बोल दूं, कोई भी सिंगल रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑब्जर्व करी जा सकती हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल में स्टेट भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल में 2 चीज़ें हो रही हैं। जैसे और भी कई एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक साथ कलर भी चेंज हो, टेम्परेचर भी चेंज हो या स्टेट भी चेंज हो। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन में एक ही चीज़ होगी। फिलहाल प्यारे, आ रहा है आपके सामने आज का क्विज का क्वेश्चन। और क्विज का क्वेश्चन करने से पहले याद करिए, अभी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने सिट्रिक एसिड डाला था और हम कह रहे थे उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। वो पर्पल से ब्राउन, येलोइश ब्राउन हो गया था। लेकिन अगर वो प्रोसेस मैंने बोला था स्लो होता है, इसकी वजह से हल्के हल्के ही वो डीकलराइज होता है। और आप देखिए आपके सामने, ये वही बीकर है जिसमें हमने नींबू डाला था। नींबू के कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए पूरा का पूरा कलरलेस हो चुका है। तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट में सिट्रिक एसिड डालने से डीकलराइज हो जाता है, स्लो प्रोसेस है, हल्के हल्के होता है। फिलहाल बच्चे, आज का क्विज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके, एंड आई हैव टू सी कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। आज का क्विज क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक
रिएक्शन जो हम रेस्पायर करते हैं वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन तो है, बट इज इट कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? इफ यस, देन व्हाई इट इज कंसिडर्ड, व्हाई इज इट कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जल्दी से सोचिए और टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए मुझे इसका आंसर। फिलहाल प्यारे, आज का लेक्चर इतना ही, थोड़ा सा लंबा लेक्चर था लेकिन मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहा होगा और आप बोर नहीं हुए होंगे। बोर हुए हैं तो मुझे ये भी बता दीजिए टाइप करके, सर इतने बड़े लेक्चर मत दिया करो सर, थोड़े थोड़े छोटे दिया करो। फिलहाल बच्चे, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस की डिटेलिंग प्लस हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। ये आपका सेकंड लेक्चर होगा, उसके लिए इंतज़ार करिए। जल्दी आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।